Welcome to learning sessions. So, and this is related to the CPC, जिसको हम पहले CPC नहीं, एक्चुअली दिस इज कोपरा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाउ, बट नाउ इट इज CPA. पहले इसको हम कोपरा बोलते थे, COPRA बोलते होते थे, लेकिन उसके बाद इसका अमेंडमेंट हो गया एंड नाउ दिस इज CPA, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. ऑम्बड्समैन से रिलेटेड सभी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो फटाफट से कंफर्म कर दें. प्लीज डू कंफर्म ऑल एट द अर्लीस्ट. अगर आपको ऑम्बड्समैन स्कीम से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके अगर क्लियर हो गए हैं तो कंफर्म कर दें, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद दिस स्कीम रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. आई विल बी ट्राइंग कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट आज इसका कवर कर लें, राइट, बिकॉज अभी हमारे पास लगभग 20 मिनट्स का टाइम है और तो वी कैन बी कवरिंग इट. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो मेजर चीज क्या है, ऑम्बड्समैन स्कीम भी जो थी दैट वाज रिलेटेड टू कि हमने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और इस स्कीम का भी यही है कि आपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बट इट इज इन जनरल, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बिकॉज जब आप सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप बैंक के लिए भी कंज्यूमर ही हैं, राइट. तो उसके इसके हिसाब से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जा सकते हैं कंप्लेंट को लेकर के. सो प्रोटेक्ट करना है अगर कस्टमर के इंटरेस्ट को, आपको टाइमली एंड इफेक्टिव सेटलमेंट चाहिए, ठीक है, तो एक 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है जहां पर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या फिर स्टेट लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, राइट. दैट इज द केस. अब मेजर चीज क्या है कि अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी आ गई है. अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी आ गई है कि जो पर्सन प्रोडक्ट बना रहा है उसकी भी लाइबिलिटी है, जो एंडोर्स कर रहा है उसकी भी लाइबिलिटी है, और एक रेगुलेटर बिठा दिया जिसको हम कहते हैं CCPA. नाउ CCPA क्या होता है उसके बारे में फर्दर आगे बात भी करेंगे इन डिटेल. तो एक रेगुलेटर बिठा दिया है और मीडिएशन के थ्रू भी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. थ्रू द मीडिएशन आल्सो हम ट्राई करते हैं कि चीजों को हम सॉल्व कर पाए. सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस को समझते हैं. जो पर्सन ने गुड्स को खरीदा, हायर किया या अवेल किया फॉर सम कंसीडरेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंसीडरेशन होना. अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली चीज, फिर आप कंज्यूमर नहीं हो, राइट. हो सकता है कि आपने ऑनलाइन खरीद दी हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने रीसेल पर्पस के लिए ली चीज या कमर्शियल पर्पस के लिए ली चीज या फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली चीज, फिर वो आप कंज्यूमर नहीं है. यानी कि ये जो पोर्टल है, दिस इज फॉर द एंड कंज्यूमर, दिस इज फॉर द एंड कंज्यूमर. अगर आपको लगता है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी, कोई मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन की गई थी, जैसे मान लो कहते हैं कि धन वर्षा यंत्र, नो, धन वर्षा यंत्र इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, कि आपके पास एक पैसे का पेड़ आ जाएगा ऐसा वैसा, है ना. तो अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपको लगती है तो वो भी इसमें कवर्ड है. अगर आपको लगता है कोई सर्विसेज में डिफेक्ट था, डेफिशिएंसी थी, तो वो भी इसमें कवर्ड है, राइट. तो अगर कोई फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, वो भी इसमें कवर की जा सकती है. एंड फर्दर अगर कोई मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन है तो उसको भी इसमें कवर किया जा सकता है. क्लियर है चीज. सो इट क्लियरली सेज दैट इट इंक्लूड्स मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस. अगर कोई धोखाधड़ी करने की कोशिशें की गई हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताया गया है, या फिर मान लो कि काला बाजारी करने की कोशिश की गई है, या फिर डिफेक्टिव गुड्स को वापस नहीं लिया जा रहा, ठीक है, जो डेफिशिएंट सर्विसेज थी, जो टाइमलाइन दिया गया था उसके अंदर आपने 30 दिन के अंदर उसको फॉलो नहीं करा है, तो उसके केस में फाइलिंग की जा सकती है, राइट. जैसे मान लो कोई पर्सन कहता है कि भाई आपने कह दिया कि डिफेक्टिव गुड्स है, आपने बता दिया, ठीक है, सेलर को बता दिया कि डिफेक्टिव गुड्स है इसको वापस करो, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं कर रहा, वो भी इसमें कवर्ड है. अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है कोई, राइट, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे मान लो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादा मांग लिया, या पेनल्टी क्लोज जो था वो प्रोपोर्शनेट नहीं था, वो बहुत ज्यादा था कि 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी या कुछ, या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो सकती है. सो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर इट. ये सभी चीजें इसमें कवर्ड है. फर्दर कंज्यूमर के यानी कि कस्टमर के क्या क्या अधिकार हैं, व्हाट आर द राइट्स. अगर कोई जहरीली चीजें या हैजार्डस सर्विसेज दी जा रही हैं तो उसके अगेंस्ट कस्टमर को प्रोटेक्ट करने का राइट है, ठीक है, वो राइट उनके पास है. राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास है कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. राइट टू चूज है कि उनके पास मल्टीपल एक ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, राइट. मोनोपोली भी एक तरह से एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कस्टमर के ऊपर. राइट टू बी हर्ड कि अगर इनकेस अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी सुनवाई के लिए कौन बैठा है. राइट टू सीक
रिड्रेसल कि अगर उनको दिक्कत आ रही है तो कहां पर जाएंगे, कंज्यूमर education, right to consumer education, that's also right, that is available to the customer over there, right? So that's the case. एंड अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो तीन चीजों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के केस में वी कैन बी डिवाइडिंग दिस सीपीए इनटू थ्री पार्ट्स। वन इट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सीपीसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का ना एडवाइजरी रोल होता है कि इन्होंने कंज्यूमर राइट से रिलेटेड प्रमोशन करनी है कि कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, एंड उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। एंड द सेकेंड वन इट्स रिलेटेड टू द सीसीपीए जो कि रेगुलेटर है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, रेगुलेटर होता है। अब इस केस में रेगुलेटर को सेटअप कर दिया गया। अब जो सीसीपीए है वो क्या रेगुलेटर है, डेट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो रेगुलेटरी चैनल में आते हैं, इन्फोर्समेंट चैनल में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एनफोर्स करते हैं। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। अगर कोई मिसलीडिंग एड्स है उनको अपने एंड पर ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। एंड ये किसी भी केस को खुद भी चला सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर मान लो कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उससे रिलेटेड ये रिकॉल करना चाहते हैं, किसी केस को विड्रॉ करना चाहते हैं या रीइंबर्स करवाना चाहते हैं, डिसकंटिन्यूएशन पावर्स है, इनके पास बहुत से अधिकार अवेलेबल है, राइट। फर्दर वी आर हैविंग द सीडीआरसी। नाउ सीडीआरसी इज रिलेटेड टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। तो तीन चीजें हैं। एक है आपके पास सीपीसी। सीपीसी क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिनका एडवाइजरी रोल है, जिनका एडवाइजरी रोल है। सेकेंड है सीसीपीए। सीसीपीए जो है डेट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एंड द थर्ड वन इट इज सीडीआरसी, सीडीआरसी, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। एंड ये क्वासी जुडिशियल होती है, दीज आर क्वासी जुडिशियल इन नेचर। एंड ये तीन लेवल के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है एंड नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन लिमिट्स। अब ये जो जुरिसडिक्शन लिमिट्स है ना, ये तीन लेवल के ऊपर है। वन इट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड द कमीशन लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो लिमिट है, यानी कि 50 लाख रुपए तक की जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर कंसिडरेशन के रूप में आपने पे करा है तो उन्हें कवर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन द्वारा कवर की जाएंगी। अगर वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, 2 करोड़ रुपए तक की है, देन दोज विल बी कवर्ड बाय द स्टेट कमीशन। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन ₹2 करोड़, देन दोज विल बी कवर्ड बाय द नेशनल कमीशन, फिर उसको नेशनल कमीशन कवर करेगा। ये लिमिट्स अपडेटेड है। काइंडली प्लीज मेक श्योर कि आप इन लिमिट्स को जरूर गो थ्रू करें। आपको बुक्स में या पोर्टल्स के ऊपर अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सो मेक श्योर कि आप इस इंफॉर्मेशन को जरूर फॉलो करें, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर किसी भी तरह का कोई इश्यू है, कोई आपको क्वेरी है, तो आप जरूर उसको फॉलो ले हमारे से, राइट। उसको कमेंट जरूर यहां पर एक पोस्ट कर सकते हैं आप। चलिए, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल उनके लीगल हेयर फाइल कर सकते हैं, या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फाइल कर सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर भी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। लाइक रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट हो गई या ग्रुप कंप्लेंट हो गई, या फिर स्टेट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, सीसीपीए हैं, वो भी इस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। यानी कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए कंज्यूमर भी फाइल कर सकते हैं, और इट कुड बी रिलेटेड टू द consumer associations, or it could be related to the group of consumers, or it could be related to the central state government, या सीसीपीए भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सुओ मोटो बेसिस के ऊपर कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मान लो देयर इज डेफिशिएंसी इन सर्विस, देयर इज डिफेक्ट इन गुड्स, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, या मान लो कि जो हैजार्डस चीजें उनको बेचा जा रहा है, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, या फिर ओवर चार्ज किया जा रहा है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी बन सकती है मैन्युफैक्चरर की, सेलर की, एंडोर्सर की। सो इन बिहाफ के ऊपर कंप्लेंट जो है वो फाइल की जा सकती है। अब फाइलिंग की फीस क्या है, व्हाट इज द फाइलिंग फीस? नो, दैट विल बी एज पर द
सीडीआरसी, सीडीआरसी रूल के हिसाब से। अब 5 लाख रुपए तक अगर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, 5 लाख रुपए तक की कंसिडरेशन के लिए, तो वहां पर कोई भी फीस नहीं है। अदरवाइज दिस इज अ टेबल, यू शुड नॉट बी क्रैमिंग इट बट जस्ट बी हैविंग एन आइडिया रिलेटेड टू इट। ठीक है, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। जैसे 5 लाख तक कोई भी फीस नहीं है, पहली चीज ये होगी। ठीक है, एंड उसके बाद अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 7500 रुपीज की फीस है, डेट्स अ केस। और लिमिटेशन कितना रहता है? जैसे ऑम्बर्ट्समैन के केस में द लिमिटेशन वाज फॉर 1 ईयर, राइट? बट सीपी के केस में जो लिमिटेशन है डेट इज ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का लिमिटेशन है। कंप्लेंट को फाइल करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कोज ऑफ एक्शन। जब से दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है, जब से दिक्कत आ रही है या फिर आपको पता लगी है, उस डेट से 2 साल तक का टाइम पीरियड रहता है, राइट? एंड डिले को सफिशिएंट माना जा सकता है अगर आप सही कारण बताओ कि किस वजह से आप डिलेड रहे हो, जिस वजह से आप डिलेड इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो। अदरवाइज जो लिमिटेशन है डेट इज ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का लिमिटेशन है। देन इट इज रिलेटेड टू द ऑर्डर्स एंड एनफोर्समेंट। क्या रिलीफ दिया जा सकता है? तो लिमिटेशन पता लग गया, लिमिटेशन 2 साल का है, लेकिन रिलीफ क्या दिया जा सकता है उसके बारे में समझते हैं। रिलीफ कुड बी रिलेटेड टू कि जो डेफिशिएंसी थी उसको रिमूव कर दो, या उसको रिफंड दे दो, या कंपनसेशन दे सकते हो, जो भी लॉस हुआ इंजरी हुआ उसके लिए। तो रिफंड हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, कंपनसेशन हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है उनको सही करो, वो गलत चल रही है उनको सही कर लो, या फिर जो हैजार्डस अगर गुड्स थी तो उनको वापस ले लो। ठीक है, सो दीज आर द रिलीज विच आर अवेलेबल। एंड जो ये कंज्यूमर कमीशन का जो ऑर्डर होता है ना, कंज्यूमर कमीशन का जो ऑर्डर है, लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, इनका जो ऑर्डर है दैट्स बेसिकली इन्फोर्सेबल लाइक अ सिविल कोर्ट डिक्री। जैसे सिविल कोर्ट एक डिक्री पास करता है ना, उसी तरह से इनको एनफोर्स किया जा सकता है। एंड अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, अगर आप कमीशन के ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करते हो, तो उस केस में आपको 1 महीने से लेकर के 3 साल तक की सजा हो सकती है, और 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख तक का फाइन भी हो सकता है, या दोनों, या दोनों। राइट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अपील्स। अपील कहां पे की जा सकती है? अगर जजमेंट दी है नेशनल कमीशन ने तो अपील की जा सकती है। अगर नेशनल कमीशन ने जजमेंट दी तो अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया 3 फॉरम है। वन इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। दूसरा मैंने आपको बताया स्टेट कमीशन है। तीसरा मैंने आपको बताया नेशनल कमीशन है। तो यही पर आपको समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील की जा सकती है स्टेट कमीशन के पास, स्टेट कमीशन की अपील की जा सकती है नेशनल कमीशन के पास, और नेशनल कमीशन की अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये अपील के साथ रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू अपील, राइट? लेकिन मैंडेटरली एक आपको पैसा जमा कराना पड़ता है पहले। मैंडेटरली, इट इज वेरी मच मैंडेटरली रिक्वायर्ड कि आप कुछ एक पैसा जमा करवाएं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट से जाना है स्टेट कमीशन में, तो वहां पर टाइम पीरियड है 45 डेज का, कि 45 डेज का लिमिटेशन है जिसके अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। और इस केस में आपको 50% ऑफ द अमाउंट, अपील अमाउंट, और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, 50% ऑफ द अमाउंट या फिर 25,000 पे, जो भी इसमें से कम होगा वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे, फिर आप अपील फाइल कर सकते हो। अगर आप स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में जा रहे हो तो ये लिमिटेशन पीरियड जो है वो 30 दिन का है। अगर आप नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो फिर भी ये लिमिटेशन पीरियड जो है 30 दिन का है। और स्टेट कमीशन से अगर नेशनल कमीशन में अपील फाइल करने जा रहे हो तो जो अमाउंट जमा करना पड़ेगा दैट इज 50% और 30,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, सॉरी नॉट 35,000 रुपीज, इट इज 35,000 विच एवर इज लोअर। और अगर नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो फिर भी 30 दिन का टाइम पीरियड है। और इस केस में कितना अमाउंट है? 50% और ₹50,000, 50% और ₹50,000
विच एवर इज लेस वो आपको जमा करवाना पड़ेगा, तब आप अपील फाइल कर सकते हो। क्लियर है चीज? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। अपील से रिलेटेड पॉइंट कवर हो गए, ये वाला क्लियर हो गया आपको? राइट नाउ द नेक्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू मीडिएशन। मीडिएशन, जो कंज्यूमर मीडिएशन सेल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, नेशनल लेवल कमीशन के ऊपर भी है, वहां पर पैनल ऑफ मीडिएटर्स है जो चीजों को सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑल्टरनेट, आप कह लो एक तरह से ऑल्टरनेटिवली रिजॉल्व करवाते हो, राइट? ऑल्टरनेटिवली यू ट्राई कि इनके जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व कर दें, ताकि ज्यादा जो बोझ है ना कोर्ट्स के ऊपर वो ना पड़े, वो कम हो जाए। फर्दर इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अपील वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड। नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लाइबिलिटी, it could be against the product manufacturer, it could be against the product service provider, it could be against the product seller, right? यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी इस दायरे में आता है। पहले क्या होता था, अगर अमेजोन के ऊपर सामान बेच रहे हो ना, अमेजोन के ऊपर सामान बेच रहे हो, तो अमेजोन कहता था मेरी कोई गलती नहीं है, आप जो सेलर है ना उसको पकड़ो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कहा गया है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज को बेचा गया है तो आपकी भी लाइबिलिटी बनती है। अगर आपने कोई राइड हायर करी है उबर के थ्रू, आपकी कोई कंप्लेंट है, तो पहले होता था भाई उबर कहता था मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है? तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, डिजाइन डिफेक्ट है, अगर मान लो कोई वार्निंग इंस्ट्रक्शन नहीं दी, राइट, तो उसके चीज रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है, लेट से जो सर्विस था उसमें फॉल्ट था, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट कर रही थी सर्विस प्रोवाइडिंग टीम उसके रिलेटेड कोई फॉल्ट था। प्रोडक्ट सेलर जो कि कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है प्रोडक्ट एस्पेक्ट्स को, जो एक्सप्रेस करता है, जहां पर एक्सप्रेस की जाती है कि क्या टेक केयर करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो चीज भी इसमें कवर्ड है, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इनटू इट। लेकिन कौन सी चीजों को एक्सेप्ट किया गया, यहां पर एक्सक्लूजन दिया गया है कि कंज्यूमर मिसयूज ना करे, मिसयूज और ऑल्टरेशन बाय कंज्यूमर, उनको कवर किया गया है। देन इट्स रिलेटेड टू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट्स रिलेटेड टू द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। सीसीपी की क्या पावर्स हैं, क्या पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, क्या बैन लगा जा सकते हैं एंडोर्समेंट के ऊपर, उनसे रिलेटेड। तो पहली चीज तो ये कि मिसलीडिंग एड को रोकने के लिए तो सीसीपी बोल ही सकता है, वो तो चीज बोल ही सकता है सीसीपीए, राइट? इसके अलावा क्या है, सीसीपीए जो है पर्टिकुलरली उस चीज को ये तो कह ही सकते हैं कि बंद कर दो, इस चीज को रोक दो। पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर पहली बार कोई दिक्कत हुई है तो 10 लाख की पेनल्टी, अगर मल्टीपल टाइम्स दिक्कत हुई है तो 50 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है? सो अगर एक बार दिक्कत हुई तो 10 लाख तक की पेनल्टी, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम हो गया तो 50 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। फिर जो एंडोर्सर है, जैसे जो एक्टर एक्ट्रेस आते हैं ना, उनके ऊपर बैन लगाया जा सकता है 1 साल तक का। जैसे मान लो कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट थी तो एंडोर्सर के ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया, एंड अगर फिर से कोई दिक्कत करी उन्होंने तो 3 साल तक का बैन लगा सकते हैं, अप टू 3 इयर्स तक का बैन। एंड फर्दर इसी तरह से क्या है कि पब्लिशर के ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। जो पब्लिशर है, जिन्होंने पब्लिश किया है उस एड को, जिन्होंने पर्टिकुलरली एंडोर्स किया, उनके ऊपर तो पेनल्टी है ही है, पब्लिशर के ऊपर भी 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है, राइट? फर्दर क्रिमिनल जो पनिशमेंट है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड वो भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफेंस के केस में इंप्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की। कितने की? 2 साल तक की सजा। 10 लाख का फाइन तो हुआ ही हुआ, लेकिन अगर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन फाइंड आउट की गई उसके केस में आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है और 10 लाख का फाइन लग जाएगा, या दोनों। अगर आपने फिर से गलती दोहराई तो 5 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। और अगर आपने एडल्ट्रेटेड गुड्स को सेल करा, घटिया क्वालिटी की गुड्स को बेचा, ठीक है, एडल्ट्रेटेड और सुपीरियस गुड्स को बेचा, तो उसके केस में अगर एडल्टेंट्स मिले हैं, अगर एडल्ट्रेंट्स मिले हैं, कोई इंजरी नहीं हुई है लेकिन एडल्ट्रेंट्स मिले हैं, तो 6 महीने की कैद और 1 लाख तक की सजा हो सकती है, 1 लाख के तक की आपको अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है। और अगर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन इंजरी हुई है हल्की फुल्की सी, राइट, तो उस केस में 1 साल तक की सजा और 3 लाख तक का फाइन।
अगर देखो नुकसान हो गया भारी, जैसे मान लो कोई मेडिसिन थी, उससे लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, ठीक है, एंड पता है कि भाई दिक्कत आ रही है, तो उसमें 1 साल तक की सजा और 3 लाख तक का फाइन। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन की डेथ ही हो जाती है किसी चीज से लेकर के, तो उसमें 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का फाइन भी हो सकता है, ठीक है। और इनकेस अगर डेथ हो गई ग्रीवियस, यानी कि अगर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई चीज, मान लो कि किसी को लेट से इलनेस हो रही है, काफी ज्यादा कुछ हो रही है, फिर तो 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का फाइन। लेकिन अगर डेथ हो गई, अगर डेथ हो गई तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, जो 7 साल से कम नहीं होगी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और 10 लाख से कम फाइन नहीं होगा, और 10 लाख से फाइन होगा। एंड जो ये इसमें आपको ऑर्डर दिया जाएगा ना, डेट विल बी नॉन बेलेबल। अगर ग्रीवियस हर्ट हो गया, डेथ होगी, तो उस केस में ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, राइट। तो 4 कैटेगरीज है: नो इंजरी, इंजरी बट नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट, अगर ग्रीवियस हर्ट है वो, एंड फोर्थ है रिलेटेड टू द डेथ। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स: 6 महीने, 1 साल, 7 साल, एंड मिनिमम 7 साल, एंड इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और फाइन के रूप में देखें तो 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और अगर घटिया क्वालिटी की गुड्स बेची गई हैं, सुपीरियस गुड्स हैं, राइट, उसके केस में भी ऐसा ही है, सेम इन दैट सिनेरियो आल्सो। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी इवन कवर किया गया इसमें, ई कॉमर्स इज आल्सो कवर। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, लेकिन आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप जो डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, क्लिक बेट करके, क्लिक बेट करने के पर्पज से डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी इसमें कवर्ड है। फर्दर सेल्फ ऑडिट एडवाइजरी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एडवाइस किया गया है कि वो सेल्फ ऑडिट करे, कि वो सेल्फ ऑडिट करें, कि खुद ही निकाल लें कि भाई कोई डार्क पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहे वो भी एडवाइजरी दी गई है। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उसको भी कवर किया गया। सो दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड। तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अगर आपने अपील करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर अपील करनी है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में, तो लिमिटेशन है 45 दिन का, तो लिमिटेशन है 45 दिन का। और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है 50% या 25,000 पे, जो भी कम होगा। अगर स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में जा रहे हो तो लिमिटेशन पीरियड है 30 दिन का, और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है 50% ऑफ द अमाउंट, या फिर 35,000 पे, 50% ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट, और 35,000 पे विच एवर इज लेस। अगर आप नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो उसके केस में टाइम पीरियड है 30 डेज का, और 50% ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट, और 50,000 रुपीज विच एवर इज लेस, दैट इज टू बी डिपॉजिटेड, वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। डेट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। सो just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.